नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। एक और जलसा है और एक और कन्फ्यूजन भी है, एक और तसादुम का भी खदशा है और एक अजीब सी कैफियत है जो आज सुबह से बरपा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 21 सितंबर को जलसा करने का ऐलान कर रखा था, लेकिन आखिरी दिन तक भी उन्हें जलसे का NOC नहीं मिला। ना ही कोई वेन्यू का अता पता था और ना ही कोई ये पता था हतमी तौर पर कि जलसा हो भी पाएगा या नहीं। अगरचे उनकी तरफ से तो ये कहा गया था कि चाहे इजाज़त मिले या ना मिले, जलसा हर सूरत होगा। लेकिन आज दिन भर हम देखते रहे कि कंटेनर्स भी बड़ी तादाद में आए और ऐसा लग रहा था कि जैसे मीनार पाकिस्तान और इर्द गिर्द का जो इलाका है उसको सील किया जाएगा या किया जा रहा है। और इस तरह ही फिर काफ़ी दिनों से ये भी इत्तलात मिल रही हैं कि गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, नज़रबंदी के अहकामात, ये सिलसिला भी जारी रहा। इसके बावजूद भी PTI कहीं ना कहीं अपने तौर पर जलसे के लिए कोशिश कर रही थी और मोबिलाइज़ भी कर रही थी लोगों को। आज बड़ा देर से जाकर, बड़ी ताख़ीर से जाकर अदालती हुक्म के बाद DCK और PTI के जो आपस के मुज़ाकरात हैं वो हुए और फिर फाइनली एक जलसा, एक अलाउ तो कर दिया गया NOC जलसे के लिए और एक जलसा गाह भी मुतय्यन कर दिया गया है। और अब बताया ये जा रहा है कि काना के पास जो है इलाका, वहाँ पर उनको जगह दी गई है जलसे के लिए। अब सवाल फिर यही कि बिल्कुल 11th आवर ये वेन्यू मिला है, तो क्या PTI के लिए तैयारी करना आसान होगा या नहीं। फिर जो शराइत इसमें बांधी गई हैं वो भी बड़ी टफ़ किस्म की हैं कि 5 बजे आपको हर सूरत जलसा मुकम्मल करना है और जो लोग हैं उसने किसने आना है, किसने नहीं आना। तो बहुत सारी सख्त शराइत हैं जो आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सवाल यही कि जलसा होगा, कैसा होगा, कल का दिन क्या हम देखेंगे, वाकई जो KP का काफ़िला है वो आ सकेगा, लाहौर में दाखिल हो सकेगा या नहीं। ये और इससे जुड़े अहम मामला तो डिस्कस होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ अदालती मामलात पर भी नज़र रहेगी, जहाँ पे आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, जिसके बाद एक बड़ी तब्दीली आई है और जस्टिस मुनीब अख्तर खान साहब जो हैं वो निकल गए हैं जजेस की 3 रुकनी कमेटी से, जो कि बेंचेस तश्कील देती थी, और अब इसमें भी तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो ये सब महाज किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके हवाले से भी जायज़ा लेंगे। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद हूँ। आज खास तौर पर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में जनाब बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब को, हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, तशरीफ़ भी लाए। मुझे मौका दीजिएगा, इमरान साहब से एक कमेंट लेते हैं और फिर हम आपसे तो सवाल करेंगे ही जलसे के हवाले से। इमरान साहब, आज इतनी ताख़ीर से ये इजाज़त दी, इसकी क्या आपको रीज़न नज़र आ रही है कि इतना लटकाया गया मामला और बड़ी कड़ी शराइत हैं जिसके बिना के ऊपर जलसे की इजाज़त मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये समीना कि मैं ये समझता हूँ कि इजाज़त जो मिल गई है यही बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि पहले तो जिस तरह से हमने माजी में देखा कि PTI को इजाज़त ना मिलने के बाइस कितनी दफ़ा अपने जलसे मुलतवी करना पड़े, फिर वहाँ इतनी बदमज़गियाँ होती रहीं। तो अभी भी ये था कि पंजाब में पता नहीं जलसा हो सकता है या नहीं, क्योंकि अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में जलसों के हवाले से PTI का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत बहुत बड़े जलसे जो हैं वो लाहौर में किए हैं और ख़ास तौर पे मीनार पाकिस्तान के जो जलसे हैं, PTI वाले ना सिर्फ ये दावा करते हैं कि उतने बड़े जलसे कोई दूसरी जमात नहीं कर सकी, बल्कि इसमें कोई शक भी नहीं कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़े जलसे यहाँ मीनार पाकिस्तान पे किए। तो अब लाहौर में जलसा करना PTI का भी इम्तहान था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो जलसा लाहौर का है ये हुकूमत और PTI दोनों के नर्व्स का इम्तहान है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं तो बतौर फॉरवर्ड पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने इजाज़त देनी थी तो PTI को कहती कि जी बिल्कुल ठीक है, आप जलसा करें, शराइत ये हैं आपके लिए, आप 5 बजे ख़त्म कर दें, आप ये कर दें, वो कर दें, लेकिन आपका जहाँ दिल चाहता आप जलसा कर लें, ताकि हुकूमत को भी पता चल जाता कि इस वक्त लाहौर में PTI के लिए कितने लोग इकट्ठे होते हैं। अब जो जगह दी गई है काना, मैं समझता हूँ इसलिए ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट है, या ये सोच के दी गई है कि मीनार पाकिस्तान क्योंकि एक मरकज़ी जगह थी, वो एक खुली जगह है, ज़्यादा लोग आ सकते हैं। समीना, जगह तो ये भी बहुत खुली है जहाँ पे अब, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, देखें जब आप शहर के साथ होते हैं, वो समझे अंदरून शहर का ही एक हिस्सा है, वहाँ पे बहुत सारे रीच ज़्यादा लोगों की होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो दर्शनी होते हैं ना, जिन्होंने सिर्फ शौक में देखने के लिए आ जाना होता, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। ये कहने वाली जगह ऐसी है कि जहाँ पे जो स्पेशल आएगा वही आएगा।
दूसरा ये कि यहाँ पे शायद हुकूमत का ख्याल ये हो कि इसको कार्डन ऑफ करना या इसको कंट्रोल करना उनके लिए आसानी होगी। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप जलसे को रोकेंगे, अब देखें मैं ये समझता हूँ कि अगर आज एक काम पुलिस ने ये शुरू किया कि 3700 कहा जा रहा है कि जो मफरूर हैं 9 मई के, उनको भी गिरफ्तार करना है और उसके लिए बाकायदा छापे सुना जी शुरू हो गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि फिर तो हुकूमत को पीटीआई का मशकूर होना चाहिए और आपको ये चाहिए था कि ये जलसा पहले इजाज़त दे देते ताकि चले जलसे के बहाने से ही 9 मई के मफरूर पकड़े जाते हैं। चलिए, लेकिन बैरिस्टर साहब क्या आपको लग रहा है, एक तो ये कि इतना ताख़ीर से आपको इजाज़त मिली है तो तैयारी हो पाएगी? अभी तो ना जलसा देखी है ना तैयार स्टेज, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जलसे इन इटसेल्फ बड़े यूनिक हैं। यूनिक इस सेंस में है कि देखें जिस ज़ात के लिए ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। ये इमरान खान की कॉल पे इकट्ठे हो रहे हैं। इमरान खान खुद अडियाला में बैठे हैं, उनके ना किसी ने मुंह से बयान सुना, ठीक है, उनका एक मैसेज बाहर आया कि जलसा करना है, ये आपके लिए मेक और ब्रेक है, और उसके लिए आवाम ने सर जोड़ लिया। और आज आपने देखा कि अभी देखें कि जिस तरह से लोग उमंड के आएंगे उसके लिए किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग अपनी हकीकी आज़ादी के लिए आ रहे हैं। वो किस लिए आ रहे हैं कि जो उनका मैंडेट डिसरिस्पेक्ट किया गया 8 फरवरी को, उन्हें उसका शिद्दत से एहसास है कि मेरा वोट काउंट क्यों नहीं हुआ। मैं निकला, मैंने अपना वोट डाला, मैंने अपना राय का इजहार किया, तो वो उस इजहार के लिए दोबारा निकलेंगे और आप देखेंगे कि लाहौर आपको जैम पैक नजर नहीं। लेकिन शराइत इतनी सख्त नहीं है, पूरी कर लेंगे आप? 5 बजे जलसा ख़त्म करना है और ये ना आए वो ना आए और 37 नहीं, वो टाइमिंग देंगे ना, वो दोपहर की मैरिज हॉल वाली टाइमिंग दे दी है कि आप बंद कर देंगे बत्ती आने के लिए। मतलब ऐसे थोड़ी होते हैं, जलसे टाइमिंग ऊपर नीचे होते हैं। दूसरा आप देखें काना की जो आपने लोकेशन दे रहे हैं, देखिए नेचुरली कुछ ना कुछ ऊपर हो भी जाता है, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने अपने काफिलों को कह दिया आज से ही निकले, हम वो उस तरह नहीं कर रहे। मतलब KPK का शायद वो सुबह सुबह निकल आए, मगर जो ज़्यादा दूर वाले हैं उन्हें कहा है रात को ही निकल आए। और लोग ऐसे आएंगे, आप देखेंगे कि जो है ना लाहौर में आपको लगेगा कि जब आप कहते हैं कि पंजाब में आपकी सपोर्ट बेस है, तो फिर आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आती है कि पूरे मुल्क से आपने लोगों को बुलवाना? देखें जो 8 फरवरी का इलेक्शन है ना, वो पूरे मुल्क का इलेक्शन था। ये सेरेमोनियल पार्टिसिपेशन आती है। हर कैंडिडेट जिसका मैंडेट चोरी हुआ है, ठीक है, वो इस कॉज के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अपना काफ़िला लेके आता है। देखिए वो कितना लोग आ जाता है। अगर देखें आप एक ज़िले की एग्जांपल ले लें, मुल्तान से मैक्सिमम कितने लोग आ जाएंगे। मुल्तान अगर नेशनल के आप हल्के उठा के देख लें, हर के से 50-50 बंदा निकल आएगा। कितना साइजेबल नंबर लाहौर का निकलेगा, मगर हर कोई आँख इसलिए रहा है कि कॉज काउंट करें। देखें अब मीनारे पाकिस्तान होता तो मैं कहता कि मीनारे पाकिस्तान के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाते, मगर अब ये है कि एक्सेस के इशू बनेंगे। आप खुद जिन्होंने देखा हुआ है, ये काना काचा ये मंडी वाली जगह दी है, नाले के ऊपर है, मतलब एक ही रोड है, तो मतलब रोड ही जैम पैक हो गया। आपको मवेशी मंडी की जगह क्यों देते हैं? सियासत का मैदान, सियासत चली उस तरह की। लेकिन बैरिस्टर साहब एक फ़ायदा है उस जगह का कि अप्रोच इस तरह से बेहतर हो सकती है कि रिंग रोड के बिल्कुल पास है। हाँ जी, तो रिंग रोड के से ये तो आपको फ़ायदा हो सकता है कि जो लोग अगर लाहौर से भी आना चाहें तो रिंग रोड ने लाहौर में सफ़र बड़ा आसान कर दिया, बहुत कर दिया जी, बिल्कुल। मगर डिपेंड करते हैं कि रिंग रोड की एक्सेस दें, रिंग रोड उस तरह से खुली रहे, मतलब उसमें कंटेनर वगैरह ना रखें। लाहौर के अंदर उस तरह चलें, फिरोजपुर रोड समझ आती है कि शहर के अंदर कोई डाइवर्जेंस कर दें, ये वो उस तरह वो एक्सेस दें, तो बिल्कुल लोग पैदल भी चल के उस जगह पहुँच जाएंगे। अगर रिंग रोड से आप देखें तो वॉक 3-3.5 किलोमीटर की। एक दिन में साउंड सिस्टम, स्टेज, लाइट्स, ये चलें लाइट्स अगर हम ना भी समझें कि चलें भी दिन के टाइम में हो जाएगा, बिल्कुल, तो इवन देन काफ़ी अरेंजमेंट्स होते हैं जो चाहिए होते हैं, पार्किंग, वॉशरूम, सब कुछ। ये कैसे मैनेज होगा? देखें KPK वाले अपने कंटेनर के साथ चल रहे हैं, अगर हमें इतना टाइम ना मिला तो उनका तो कंटेनर है ही। साउंड सिस्टम हम वैसे ही साथ लेके चलते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला। देखिए इन चीज़ में PTI एक्सपर्ट हो चुकी है, मतलब ये जितने जलसे वाली ये जिद्दत लाई PTI है, मतलब हर तरह की इनोवेशन लाई है, तो ये इंशाल्लाह ताला इसके लिए कोई मसला नहीं। लेकिन आपको लगता है कि रुकावटें फिर भी होंगी और कोई क्रैकडाउन का खदशा रहेगा? क्योंकि इस्लामाबाद में भी इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन फिर भी कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए। देखिए इमरान भाई ने जैसे बात की ना कि इन्होंने प्रोक्लेम ऑफेंडर्स पकड़ने हैं 3700,
देखिए जहाँ जो है ना लाखों का मजमा आ जाएगा, उसमें से 3700 पकड़ भी लेंगे, कर लेंगे, उससे डीमोरलाइज नहीं पीटीआई होने लगी। पीटीआई बहुत आगे की तैयार, जो खान साहब ने इनकी वर्कर्स की ट्रेनिंग की है ना, ये एक डिफरेंट लेवल पे कर दी है। अब मतलब वो अपना मतलब एक फ़र्ज समझ के लोग निकलते हैं और वो समझते हैं जैसे कोई कर्ज उतारना है, वो एक कर्ज उतारने आ रहे हैं, तो लोग आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने अभी जिक्र किया कि खान साहब ने जो इनकी ट्रेनिंग की है, बड़ी माज़रत के साथ मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि खान साहब ने तो ट्रेनिंग कोई नहीं की, इनकी तो सारी ट्रेनिंग मीडिया ने की है। आप लोगों को जितना मीडिया ने सपोर्ट किया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सोशल मीडिया हो, इवन आप 8 फरवरी की जिस इलेक्शन की भी बार बार बात करते हैं, उसमें भी आप देखें कि वो तो इलेक्शन आपने लड़ा ही सारा सोशल मीडिया के जोर पे। अगर सोशल मीडिया ना होता तो कुछ ना होता। लेकिन ये क्या वजह कि उसके बावजूद मीडिया से आपकी शिकायतें ख़त्म ही नहीं होती, आप उनको सहाफ़ियों को बुरा भला कहने से बाज ही नहीं आते। अच्छा नहीं, ये अच्छा दो मुख्तलिफ बातें हैं। देखें मीडिया जो है ना एक मीडियम है, ठीक है ना, और वो मीडियम आपने बिल्कुल हमें प्रोवाइड किया और ऐसे ऐसे वक्त में प्रोवाइड किया है जिस वक्त जो है ना एक वक्त आ गया था कि खान साहब का नाम लेना ही जो है ना एक जुर्म बन गया था, मतलब लोग उसको म्यूट कर देते थे। आप यकीन करें, आप सोच नहीं सकते कि चैनल्स को आपकी वजह से, हाँ जी, कितनी सख्ती फेस करें। मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ, मगर देखें वो ख्यालात तो खान साहब के थे ना, वो ट्रेनिंग खान साहब की थी, मीडियम आपका था और उसमें आपने मीडियम फेयरली प्रोवाइड किया। मतलब शुरू में वो उस तरह की सेंसरशिप नहीं हुई जिस वजह से घर घर तक वो ख्यालात पहुँचे, वो आया। अच्छा दूसरा जो सेकंड फेस आया ना, देखें वो बिल्कुल उस पर खान साहब भी हमेशा ख़ास तौर पे जैसा सोशल मीडिया दूसरी चीज़ों का अक्सर एट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। एक अगर सोशल मीडिया का रखें उस पर किसी का कंट्रोल नहीं, मगर इस जो आप हवाला दे रहे हैं ना वो बेसिकली हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक किस्म का आप समझ लें कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, आप उसका इशारा करें। देखें वो जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती राय है, देखें अगर कोई आपके ख़िलाफ़ भी बोलता है ना तो वो देखें आपको एक किस्म की स्पेस दे रहा है, मतलब कोई इमरान खान साहब की ज़ात को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको नेशनल एयर टाइम पे मिल रहा है। बाकी व्यूज़ तो मैं अपने रख रहा हूँ, आवाम भी अपने व्यूज़ रख रही है। अब लोग बड़े समझदार हो गए, अगर वो आपकी उन्होंने 5 मिनट की बात अगर खान साहब के ख़िलाफ़ भी सुनी है तो वो उससे मुतासिर नहीं हो, क्योंकि वो काउंटर नैरेटिव भी कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। शायद वो आपके चैनल पर ना हो, वो किसी और चैनल पर तो होगा, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है। तो मेरे ख्याल से हमने शायद उस वक्त उस चीज़ का ज़्यादा ऑफेंस ले लिया और इसी वजह से आपने देखा बैरिस्टर गौहर ने और उमर अयूब साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। तो आपको हमेशा आगे लेके मेरे रिपोर्टर से बात की थी तो उन्होंने भी ये बात की कि वो सबके लिए बात नहीं थी। लेकिन इमरान साहब वैसे आपकी बात से मुझे ख्याल आ रहा था कि वो मीडिया हमेशा ही सॉफ्ट टारगेट होता है, अक्सर ही हम सुनते रहते हैं। काजी साहब ने भी आज मीडिया के ऊपर काफी गुस्सा भी किया। देखिए हुकूमत हो, बल्कि जब आपकी हुकूमत खत्म हुई तो समीना और मैं हम इकट्ठे थे तो खुद खान साहब ने उस मीटिंग में कहा कि मुझे मुखातिब करके कि तुम मुझे 30 साल से जानते हो, मैं तुम्हें 30 साल से जानता हूँ। तो मामला ये है कि जो लोग वो लोग जो 32 साल से खान साहब को जानते हैं और उनकी पूरी जद्दोजहद में शायद हम लोगों ने, यार हमसे मुराद ये नहीं कि मैं बतौर इमरान याकूब कह रहा हूँ, मैं बतौर एक सहाफ़ी के आपसे बात कर रहा हूँ कि मीडिया ने जितना उनको सपोर्ट, तीसरी राय को जगह दी बिल्कुल। और उस वक्त जिस वक्त वो उस पाए के लीडर भी नहीं थे, उनका जो करिश्मा बना उसमें मीडिया का बड़ा किरदार है। लेकिन मेरा तो सिर्फ ये सवाल का मकसद था कि क्या ऐसा नहीं है कि जो वो लोग जो हादसाती तौर पे लीडर बन गए वो ज़्यादा, अब शायद उन्होंने ये समझ लिया कि मीडिया को बुरा भला कहेंगे तो जल्दी लीडर बन जाएंगे। नहीं आप, अच्छा ये एक एंगल है। देखें सोशल मीडिया पे पजीराई मिलती है अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें एक वो, मगर वो देखें वो वक्ती पजीराई है। अगर लॉन्ग टर्म आपने देखना है आपका कद काट किस चीज़ से है, वो आपके काम बाकी चीज़ों से होगा। अब ये ज़ाहिर बात, पॉलिटिशियंस और मीडिया का लव एंड हेट रिलेशनशिप चलता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, आज 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। सबसे अहम बात जो मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ये खुद कानूनदान भी हैं, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो अभी ऑर्डिनेंस हुआ है, इसको आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह बुनियादी क्या है? बुनियादी वजह जो मैं देखता हूँ, ये जो गैर आइनी तरमीम करना चाह रहे थे रात के अंधेरे में, वो नहीं हो सकी। अब इन्हें खदशा है, उसको इन्होंने पास कराना है हर सूरत में, और उसके रास्ते में कुछ रुकावटें हैं। एक सबसे बड़ी रुकावट है 63A।
63A को रिव्यू आपको पता है पेंडिंग है, उसका बेंच बनना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस तरफ जा रही हैं और ये जो है ना, देखें बुनियादी तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर PTI का नुक्ता नज़र एक तरफ रख दे, मगर ये हुकूमत किस लिए लाई थी? ये चाह रही थी कि फ़र्द वाहिद के हाथ से इख्तियार निकालना है, बेंच बनाने में भी जमहूरियत हो, जब 3 लोग मिल के फ़ैसला करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर फ़ैसला होगा। तो आज आपने उसी आइडिया की नफ़ी कर दी। आपने क्यों नफ़ी की? क्योंकि आपको एक जज उसमें पसंद नहीं थे। आपने कहा उनको साइड लाइन कैसे करें, आपने वही इख्तियार वापस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। तो आपने फिर फ़र्द वाहिद को मजबूत कर दिया। 3 रुकनी कमेटी नहीं, 3 रुकनी, मगर तीसरा रुकन किसकी मर्ज़ी पे है? नहीं, लेकिन बैरिस्टर साहब उसमें ये कहते हैं, जैसे आपने 63A की बात की, तो हुकूमत तो खुद कहती है कि जी उसका नुकसान तो हमें हुआ। आज तक इन्होंने वो रीराइट कर दिया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारी पंजाब हुकूमत भी ख़त्म कर दी, लेकिन आज तक उसका रिव्यू ही नहीं लगा। उसी तरह वो कहते हैं कि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इन्होंने रिव्यू नहीं किया, इस वजह से कि एक जज साहब होते ही नहीं थे या वो नहीं होते थे। अब चीफ जस्टिस जब कहेंगे तो सीनियर मोस्ट भी होंगे, जो जज अवेलेबल होंगे उनको वो साथ बिठाएंगे और मामला हल हो जाएगा। हाँ जी, नहीं, मगर 63A में जिस तरह ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जी किस तरह से रीराइट किया। देखें, एक बुनियादी असूल है, आपकी चोरी हो गई है तो चोरी, आपका मोबाइल चोरी हुआ है तो पुलिस आपको मोबाइल रिकवर करा के देगी कि नहीं? ये कहते हैं नहीं, हमें सज़ा दे दें, मोबाइल हमारे पास रहने दें। ये कैसे हो सकता है? सज़ा तो पूरी मिलेगी ना, चीज़ वापस जाएगी, आपका वोट किस तरह से काउंट हो सकता है? यानी हुकूमत का ये आर्ग्यूमेंट है कि वोट काउंट हो जाए, भले बाद में डिस्क्वालिफिकेशन। और वो किस लिए? क्योंकि एक गैर आईनी तरमीम पास करानी, और वो आईनी तरमीम कितनी ख़तरनाक है। आपने मौलाना फजल रहमान साहब का बयान देख लिया, बाकियों का देख लिया कि आप डायरेक्ट एक इदारे पर हमला करने जा रहे हैं, आपको एहसास ही नहीं है। देखिए, नून लीग दूसरी दफ़ा ये गलती कर रही है। पहला सुप्रीम कोर्ट का हमला इनके ज़िम्मे जाता है और आज ये एक दोबारा उससे भी बड़ा हमला करने जा रहे हैं और इन्हें। लेकिन आपने मौलाना की बात की है, आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया और ख़ुद खान साहब ने भी इस पे बात की कि जो आईनी अदालत का क़याम था उसके ऊपर एक डिस्कशन हो भी सकती है और पहले तो सब इस पे राज़ी भी थे मिसाक़ जमहूरियत की वजह से। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर ये लेके आई है आइडिया हुकूमत तो क्यों नहीं इस पे सोचा जा सकता? आप पहले तो इस चीज़ का फ़ैसला करें, आपके मुल्क में आईनी अदालत है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट आपकी आईनी अदालत है, मतलब हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे। एक वो आईनी अदालत मौजूद है, आपकी हाई कोर्ट्स आपकी आईनी अदालतें, आईनी अदालतें आपके यहाँ मौजूद हैं। आपको प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है? जो बज़ाहिर आर्ग्यूमेंट देखते हैं, जो लॉ मिनिस्टर साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की, जी आम बंदे के केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं होते। भाई आम बंदे के केसेस डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं, बेंच मैनेजमेंट चीफ जस्टिस की बेहतर हो, मॉनिटरिंग बेहतर हो, मगर एक और अदालत बनाने से तो ये मसला नहीं हल होता। आप क्यों एक और अदालत बनाना चाहते हैं? क्योंकि जो बेसिकली रिज़र्व सीट वाली जजमेंट आई आपको पसंद नहीं आई, आप जजेस को सज़ा देना चाहते हैं, आप उनका वो मकाम सुप्रीम कोर्ट का करना चाहते हैं जो हाई कोर्ट का भी नहीं है, आप उसे हाई कोर्ट से भी एक निचली अदालत बनाना चाह रहे हैं कि मतलब 199 के तहत हाई कोर्ट के पास तो इख्तियार होगा मगर ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ नहीं होगा। वो खाली फैमिली वाली अपीलें सुने, वो सर्विस ट्राइब्यूनल से जो गई हुई अपीलें हैं वो सुने और कोई काम ना करे, तो ये चीज़ बनती नहीं। और फिर जो थोड़ी एक टेक्निकल बात हो जाती है, देखें हम कॉमन लॉ कंट्री हैं, कॉमन लॉ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं होती हैं अलहदा से, आपकी जो है वही कोर्ट देखती है। जैसा इंग्लैंड का मॉडल देख लें, उनकी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वही सब कुछ देख रही है। अगर देखें इसमें आपको कोई बेहतरी चाहिए तो अगर आपकी आर्गूमेंट मान भी लें, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरमियान एक और टेयर बना लें, जैसा कोर्ट ऑफ अपील इंग्लैंड में मौजूद है, सारा एपिलेट काम उसको दे लें। इस तरह की कोई चीज़ का मतलब हो रहा है। फिर एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर यहीं से आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। नाज़रीन के पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इमरान साहब आप कुछ सवाल कर रहे थे। नियाज़ साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने अपने जवाब में 2 दफ़ा इंग्लैंड का जिक्र किया, तो इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से है? अनरिटन है। अनरिटन है। वहाँ तो उनको वो लिखने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई, तरमीम तो बड़ी दूर की बात है। हमारा अलमिया ये है कि क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के ये कैसे हैं कि यहाँ कोई आइन है, उस पर अमल दरामद तो बड़ी दूर की बात है। देखिए इंग्लैंड कॉमन लॉ कंट्री है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं, मगर उनका बेनिफिट उन्हें क्या है, उनकी कन्वेंशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है,
वो जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, अब उनकी एक कन्वेंशन है कि जो स्पीकर होता है ना, उसके मुकाबले में कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ता, जब तक वो स्पीकर रहना चाहे वो रह सकता है। हम उधर क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि कुछ कबाहतें गोरा इधर हमें दे गया था, वो हमने आज तक नहीं छोड़ी। उसकी एक मिसाल मैं आपको देखता हूँ कि ये अभी क्योंकि जैसा जलसा हो रहा है, दफ़ा 144 का नफाज किया गया। आप 1946 की जिन्ना साहब की स्पीच निकाल लीजिएगा, ये 1946 में जो उन्होंने की थी दफ़ा 144 पे, ये कॉलोनियल लॉ है और उन्होंने उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन का 1935 का हवाला दिया। उस वक्त इधर थे खिजर अयाद टिवाना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था इसका तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता। मगर मसला क्या हुआ कि आज 75 साल से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद किसी पार्लियामेंट ने वो काला कानून ख़त्म ही नहीं किया। हम उन चीज़ों से निकल नहीं रहे। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें एमरजेंसी की प्रोविज़न है, दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में एमरजेंसी की प्रोविज़न होती हैं? मतलब हमने ख़ुद से ही ऐसे ऐसे मामलात बनाए हुए हैं कि हमने लिखा हुआ है कि इस कौम को हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होने देना। सर, जब आपको हुकूमत मिली थी तो कोई ऐसा इनमें से कोई कदम जो आपने कोशिश ही की हो कि हम ये ख़त्म कर दें? इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था? जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, हमने लॉ मिनिस्टर किस पार्टी से लिया? हमने MQM से लिया। फाइनेंस मिनिस्टर चंद महीनों के बाद हमें बाहर से लाना पड़ा। हमारी अपनी टीम हमने प्रॉपर शेप नहीं सर, आपने MQM से नहीं लिया। आपको याद होगा उन्होंने तो कहा था, MQM ने तो इनकार कर दिया था कि ये हमारे कोटे में नहीं है। मगर है कि हमने अपना किया ही नहीं। देखिए, जब पार्टी ने आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट करानी है ना, अपनी बुनियादी क्या होनी चाहिए कि आपका लॉ मिनिस्टर अपना हो, आपकी फाइनेंस की टीम, ये जो 4-5 मिनिस्ट्रीज है ना जो कोर हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, वो अपनी होनी चाहिए। एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, आप ही की बात के जवाब में उसी में कि वही लॉ मिनिस्टर उन्होंने 3-4 दफा इस्तीफा भी दिया, तो लेकिन आपने फिर उन्हीं को बनाया, तो ये गलती थी ना। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बताने लगी हूँ कि असल में कौन कौन से ड्रैकोनियन लॉज मौजूद हैं। उस वक्त अगर यूज़ उस तरह से हो रहे होते, जब अब हो रहे हैं तो अब इस पे बात हो रही है, उस वक्त जो हो रहे थे उस वक्त उसके हिसाब से बात हो रही थी। तब नैब का इस्तेमाल गलत हो रहा था तो नैब के लॉज के ऊपर बात हो रही थी। अब अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो अब इन लॉज के ऊपर बात हो रही है। तो जाहिर है जब चीज़ों का नफाज होता है तो उसको डिस्कशन में भी आते हैं और पता लगता है कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट बड़ी हुई है आज, बैरिस्टर साहब, आपको पता है कि आपकी जमात का फिर से नाम निशान कौमी असम्बली से ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा काम सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि मतलब देखें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आइन के आर्टिकल 51 पे बेस्ड है और उसको स्पीकर साहब कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम हो गई है, उस वजह से आइन पे अमल दरामद नहीं हो सकता। मतलब ये कैसी अजीब सी बात। ये कहते हैं ना कि जो पार्लियामेंट है वो कहते हैं पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, तो इसलिए हम जो कहते हैं अदालतों को भी वो मानना चाहिए। अच्छा देखें, पार्लियामान वो एक उस पर भी आ जाते हैं। पार्लियामान सुप्रीम किस तरह से होता है? देखें, पार्लियामान के पास लेजिस्लेशन का इख्तियार है, मगर हर इख्तियार पार्लियामान किससे लेके आता है? अवाम से। अवाम का बेसिकली मैंडेट सुप्रीम है, उसको रिस्पेक्ट करना होता है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी हम बात करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो आवाम से मैंडेट लेके आती है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। हर असम्बली के पास नहीं, आज ये असम्बली कहे कि जी मैंने 1973 का आइन ख़त्म करना है, मैंने नया आइन लाना है, नहीं ला सकती, क्योंकि इलेक्शन में ये आवाम से इस बात पे वोट नहीं लेके आए। जब तक आवाम की बैकिंग नहीं हो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो हमने अपनी कॉन्सेप्ट बनाए। इस वक्त बुनियादी तौर पे जो स्पीकर साहब ने किया है ना, वो किस लिए किया? उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के लिए दीवार खड़ी की है, प्रोटेक्शन बनाने की कोशिश की है। उन्हें पता है कि एक 12 जुलाई का फ़ैसला आ गया, उसके बाद एक शॉर्ट ऑर्डर आया जिसमें बड़ा डिसप्लेजर शो किया कि अभी तक इन्होंने जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं की और ये सारे बंदे तहरीक इंसाफ के। अब ये चीज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तो नहीं लिखा सकते थे, तो ये अब आए इनडायरेक्टली स्पीकर से। 100% ये रूलिंग चैलेंज कर रहे हैं ना, ये तो रूलिंग चैलेंज होनी है और उधर ही जाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उसके अंडर आप लोग करेंगे या इसको आप अलग से? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने अपने लिए गड़ा खोदा है वो इससे नहीं निकलने वाला, ये सारे कंटेम्प्ट में जाएंगे। मतलब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मजाक बना लिया है। देखें, हर जजमेंट जो इन्हें पसंद नहीं आती, टीवी पे देखेंगे ये आर्ग्यूमेंट क्या देंगे कि जी कोर्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया। भाई आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ छोड़ ही नहीं रहे, मतलब आप तो धजियाँ बिखेर रहे हैं। और जो अदालत फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन है, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, वो कोई फैसला दे वो आप मानने को तैयार। लेकिन ये चेंज कैसे
होगा, क्योंकि अगर इसके तहत फिर से इलेक्शन कमीशन आपकी जो मखसूस नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को दी हैं वो उनको दे दें तो उनके पास तो मेजॉरिटी आ जाती है और फिर वो जो आगे अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं वो भी वो कर सकते हैं। तो आपके जो बेंचेस हैं वो जैसे बनेंगे, अब वो भी आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद, तो ये तो कैसे इसके ऊपर रिव्यू होगा, किस तरह ये चीज़ तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, इसमें और बैरिस्टर साहब एक लाइन सिर्फ और शामिल कर लें कि क्या आप समझते हैं कि अब मुकाबला ये पीटीआई और हुकूमत में होगा या मैच दोबारा अदलिया और हुकूमत के दरमियान पड़ जाएगा? देखिए, हुकूमत जिस तरह की आपको पता है 17 सीटों वाली हुकूमत नहीं होती, ठीक है। इनको अपने वज़न से ज़्यादा मकाम दे दिया है, ठीक है। ये लड़ाई कहीं और ही जा रही है और गैर ज़रूरी तौर पे अदलिया को मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि आज तक किसी को कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि देखें, अदलिया एक इदारा है जो मुस्तहकम बुनियादों पे खड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका रोल है। आप किसी तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कदगन नहीं लगा सकते। मतलब अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर चले जाएं इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया ने तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो है ना अप्लाई की हुई है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक खदोखाल नहीं छेड़ सकते। और उसी तरह के पैराए में बांग्लादेश की भी जजमेंट्स हैं और पाकिस्तान की भी कुछ जजमेंट्स उसी चीज़ पर टच करती हैं। जिस दिन जाएगा, देखें, अदलिया के सामने जाना है और इन्होंने फिर जो है ना माफ़ियाँ मांगनी है, आप देखिएगा, और इन्हें जगह कोई नहीं मिलेगी। अच्छा, ये बताइएगा बैरिस्टर साहब, अब कल का जलसा तो अल्लाह करे खैर खैरियत से हो जाए, आगे फिर जलसे का प्लान है? क्योंकि आमतौर पर तो यही देखा जाता है कि जलसों से कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती, जलसा होता है, लोग घरों को चले जाते हैं और फिर उसके बाद अगला दिन आ जाता है। आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब अभी तक रिहा नहीं हो सके, मैंडेट की वापसी की कोई फ़िलहाल उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या? देखिए, जलसा रीइंफोर्समेंट है और अवाम देख भी रही है और अवाम फील भी कर रही है कि जो 8 फरवरी का जोशो वलवला था वो बरकरार है। लोग आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं और ये मैसेज खाली जलसे वालों तक नहीं जाता, ये बहुत दूर तक जाता है और लोगों को पता है पल्स किधर लायक कर रही है। और इसी वजह से देखें कि आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही, क्योंकि लोगों को पता है कि लोग जिस शख्सियत के साथ जुड़े हैं उसका मैंडेट कोई तस्लीम नहीं कर रहा। जब मैंडेट तस्लीम नहीं हो रहा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही। लेकिन साहब ये फरमाइए कि आपने तो कहा कि सबको पता है पल्स का, लेकिन यहाँ तो ये भी बड़ी सरगर्म हैं ख़बरें कि शायद 1 महीने तक इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाए और जो है उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया जाए। तो जिस रात ये आईनी तरमीम पास कर लेते तो ये चीज़ हो जानी थी जो आप चीज़ की तरफ इशारा दे रहे हैं। और जो बीच में बहस चल रही थी आर्टिकल 8 और वो किस तरफ है, ज़ाहिरी बात है ये इन्हीं चीज़ों पे फंडामेंटल राइट्स पे कदगन लगाने की कर रहे थे, मगर वो शब खून कामयाब नहीं हुआ। देखिए, सियासतदानों को भी पता है, जैसा मौलाना साहब दूसरे सारों को पता है कि आज इमरान खान साहब पे लगाएंगे, कल उनकी भी बारी आनी है। देखिए, इमरान खान साहब ने तो साबित किया अपने 1-1.5 साल के कॉन्डक्ट से कि जेल ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो उन्होंने साबित कदमी के साथ फेस कर लिया। एक आप मिलिट्री ट्रायल करके और क्या कर लेंगे? इमरान खान साहब का कद जो ऑलरेडी ऊपर खड़ा है उसको और ऊपर ले जाएंगे और इंटरनेशनली ये आपके लिए इतना डैमेजिंग होगा कि आप उसका बोझ सस्टेन नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी बताइएगा बैरिस्टर साहब कि आपके कुछ लोग जो कि 5-6 लोग जिनके बारे में ये ख्याल था कि वो शायद आईनी तरमीम में वोट कर देते अगर मौलाना मान जाते, उनके बारे में आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? किसी का बयान हल्फी है, नहीं है, कुछ कंफ्यूज्ड सी स्टेटस? अच्छा, ये बेसिकली देखें 8 लोग हैं जिनमें से 4 हमने इंटेंशनली आज़ाद रखे थे और उसके रखने की लॉजिक थी, क्योंकि देखें हम सारों को SIC ज्वाइन करा दिया। अब जैसा उमर अयूब साहब थे, बैरिस्टर गौर, वो ऑलरेडी पार्टी के ओहदेदारान थे, तो मेन जो 4 पार्टी के ओहदेदारान थे उन्हें हम SIC नहीं ज्वाइन करा सकते थे क्योंकि हमने पार्टी स्ट्रक्चर भी रखना था। बाकी 4 जैसा शबीर कुरैशी दूसरे हो गए, इनके रिज़ल्ट लेट आए थे। शबीर कुरैशी साहब 2 महीने बाद जो है ना नोटिफाई हुए और जिस तरह से ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब थे ये फ़ौरन इलेक्शन के बाद अगवा हो गए थे, ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम पे इन लोगों के एफिडेविट्स नहीं लिए जा सके थे, ये कोई इंटेंशनल या डिलिबरेट नहीं था। तो अब पार्टी ने जो है ना वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन, टाइम तो खत्म हो गया जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले ये उसमें आ भी नहीं सकते थे। अच्छा। क्योंकि ये वो 15 दिन का उन्हीं के लिए था जो जजमेंट में मेंशन्ड थे, वो 39 जिनको PTI डिक्लेयर कर दिया और 41 ने देना था। ये उस 41 में नहीं थे क्योंकि ये पहले ही इंडिपेंडेंट रह गए थे और ये रह उस वजह से गए जो मैंने आपको बताई है। तो अब इनका स्टेटस क्लियर है कि आप लोगों के साथ हैं? क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के बारे में ख्याल है कि जिन्हें पार्टी ने मना भी किया कि आपने नहीं आना, वो फिर भी आए,
और बहुत से ऐसे यानी खबरें आती हैं कि जी अभी भी वो अंडरस्टैंडिंग है। मतलब वो आपने मीडिया पे भी देख लिया होगा, असम घुमन साहब का एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड है, उस्मान अली का ले लिया है, बाकी 2 से भी राब्ते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह एक आधे दिन में आ जाएगा। सब आपके साथ हैं। जी देखें, इस वक्त देखें वक्ती तौर पे किसी को प्रेशराइज कर लिया होगा, कोई मजबूरी 100 उस तरह से कर लेते हैं, मगर बात ये है कि जो स्टेज खड़ी है ना, सियासतदान को भी पता है कि ये मामलात जितने गंभीर हैं, मैं अपनी चलती हुई कश्ती से डूबती हुई कश्ती में पैर रख दूँ, मैं किधर जाऊँगा। ठीक, इमरान साहब आपका सवाल करना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर कुछ बात करेंगे कि जाती उम्रा में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और आगे शहबाज शरीफ साहब का दौरा अमेरिका भी है, उसके हवाले से भी जायज़ा ले गया है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान साहब से अंदर की खबर भी जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और इस सेगमेंट में ज़रा हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म मुतवक्के जो है अमेरिका का दौरा उनका, उससे क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं पाकिस्तान को, और क्या उसका एजेंडा हो सकता है। जो एक हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सफारतकारी भी थोड़ी मध्यम सी जा रही है, तो इसमें क्या कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। और फिर एक अहम इजलास भी हुआ है जाती उम्रा में, और वहाँ पर जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है, मुजव्वज़ आइनी तरामीम के ऊपर मज़ीद मुशावरत हुई है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़रा डिस्कशन करते हैं। इमरान साहब, अंदर की खबर क्या है? ये जो मुशावरत अब हो रही है, वैसे तो खैर ज़ाहिर है तरामीम से पहले होनी चाहिए थी जब ये तैयार किया जा रहा था मुसवदा, लेकिन बहरहाल अब अगर हुकूमत रियलाइज़ कर रही है, इसके ऊपर बातचीत कर रही है, तो ख़बर क्या है? मियाँ साहब क्या इन पर राज़ी हैं, नहीं राज़ी हैं, क्या उनकी ओपिनियन है इसके ऊपर? पहली बात तो ये समीना कि ये अगर कोई समय के पहले इस पर उनकी मुशावरत नहीं हुई तो ये बिल्कुल गलत है। पहले 20 पे मुशावरत हुई और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं बतौर वज़ीर आज़म, कोई भी इस तरह का जो अहम मामला है उस पर सबसे पहले अपने बड़े भाई और अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ को इत्मीनान में लेते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ें होती हैं। आज जो जाती उम्रा में उनका मिल के बैठ रहे हैं दोनों भाइयों का, वो एक रूटीन का मामला है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि किसी ख़ास मकसद के लिए वो बैठे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज की उस मीटिंग में जो 3-4 चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं या मौजूद गुफ्तगू रही हैं, उनमें सबसे पहले यही आइनी तरामीम ही थी, और इस पर दोनों भाइयों ने डिस्कस किया है, उनको अपडेट भी की हैं चीज़ें, आपस में तबादला ख्याल किया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी अब क्या पोजीशन है, दूसरे लोगों की क्या है, और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हैं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं। दूसरी जो अहम बात है वो नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर है, उसके हवाले से गुफ्तगू हुई है कि ये भी एक ऑप्शन है कि आप आइनी तरमीम जो है उसमें आइनी अदालत जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं कि अगर वो बन जाती है तो फिर जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके तकर्रुर का मामला इतना अहम नहीं रहता। फिर मंसूर अली शाह साहब भी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो हुकूमत या हुकूमती इत्तेहादी जो है उनके लिए वो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सारे मामला जो अहम है इस वक्त वो तो उधर चले जाएंगे। तो इसलिए आपको लगता है कि ये इस मौके पे हुकूमत कामयाब हो सकती है एक अलग से आईनी अदालत बनाने में? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, अगर आपको याद हो कि हमने तो तकरीबन 2 महीने पहले वाकफान आल हमारे हैं जो उन्होंने बताया था और हमने ये बात यहाँ अपने इसी प्रोग्राम में की थी, उस वक्त भी यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है बनेगी। ये दूसरी जितनी भी बातें हैं जो मीडिया में भी सामने आती रही हैं, डिस्कशन में भी रही, ये सारी चीज़ें आपको पता है सियासत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई को छोड़ जाती हैं, वो पंजाबी में कहते हैं सज्जी दहा के खब्बी मारना, तो इस तरह के मामला होते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो हुकूमत बनाना चाहती है, इत्तेहादी बनाना चाहती है। मिसाके जमहूरियत जो मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का आपस में हुआ था उसमें भी ये तय था, और आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो गुफ्तगू की है उसमें भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको तो बनाने में वो भी राज़ी हैं।
तो मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मौलाना ने ये नहीं कहा कि वो बिल्कुल अनकंडीशनल उस पर राजी हैं, वो कह रहे थे आप अगर कोई सही काम भी गलत नीयत से करते हैं तो जाहिर है वो काबिल एतराज़ रहेगा और उसके ऊपर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मियां जो मौलाना साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से फील आती है वो ये है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि जो तरामीम थी या जो इस तरह के जो मंसूबे हुकूमत की तरफ से आ रही है वो शायद नेक नियति पर उस तरह से मबनी नहीं है, क्योंकि उनको हम इन हालात के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन समीना क्या आप ये समझती हैं कि अगर मौलाना बिल्कुल ऐसी बात ना करें तो फिर उनकी अहमियत सियासत में कैसे बनेगी? तो फिर इररेलिवेंट हो जाए। तो उन्होंने क्यों अपने आप को किस तरह से रेलिवेंट किया? आप देखें इस वक्त तमाम जो आते हैं वो अपोजिशन हो, वही पीटीआई वाले जो उनका नाम नहीं सुनना पसंद करते थे या लेना पसंद करते थे, अब उनके घर ना सिर्फ खाने खाते हैं बल्कि उनको खानों पे बुलाते हैं। उनके नंबर्स हैं, तो रेलिवेंट तो हो गए ना। वो सिर्फ नंबर की वजह से रेलिवेंट नहीं हुए, वो अपने सियासी दाव पेच की वजह से रेलिवेंट हुए हैं। अगरचे कोई और नहीं, मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि जो आपने कहा कि हुकूमत बनाना चाहती है और सब राजी हैं, मौलाना भी उस पर, लेकिन मौलाना मुझे नहीं महसूस हुआ कि वो इस पे आईनी तरमीम, आईनी अदालत के हवाले से कोई इस पे सपोर्ट कर। मैं बड़ी माजरत के साथ, अगर आपको महसूस नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मौलाना जो है वो राजी नहीं है। ज़रूर मैं तो ये आपसे ये कह रहा हूँ कि मौलाना जो हैं, जो उनके मामला हुए हैं, जो उनके सारी डिस्कशंस हुई हैं और जो वो बिलावल भुट्टो जरदारी से या अब तो उन्होंने कह दिया है कि वो एक अलग से अपना मुसविदा तैयार कर रहे हैं और वो हुकूमत अपना करेगी, जिसमें हुकूमत से भी ज़्यादा मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के हाथ में होगा कि वो क्या लेके आते हैं और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ें कॉमन है। लेकिन बज़ाहिर मुझे बीइंग अ फॉरवर्ड पॉलिटिक्स ये महसूस हो रहा है कि आईनी कोड जो है वो ये बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स बनाने में ये कामयाब हो जाएंगे। अब ये अलग बात है कि उससे मुल्क को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, और ये जो है चीज़ें कि हर हुकूमत जो आती है वो फिर अपनी मर्ज़ी की आईनी तरमीम चाहती है, अपनी मर्ज़ी से मामलात होते हैं, तो फिर उससे फ़ायदा क्या होता है, आवाम को उसका क्या समर मिलता है, या ये अपने फ़ायदे ही इन्होंने करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। और तीसरी अहम बात जो आज डिस्कस हुई इस मीटिंग में वो दौरा अमरीका था कि अमरीका में जो मामलात हैं और आलमी जो मुख्तलिफ मुलाकातें शेड्यूल हैं उनमें वज़ीर आज़म क्या करेंगे, तो असल मसला मईशत है। इन्वेस्टमेंट किस तरह से लाई जा सकती है, दोस्त ममालिक को किस तरह से कायल किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे अमरीका बहादुर जो है उसको कैसे राज़ी किया जाए कि माजी की तरह वो पाकिस्तान पे ज़रा अपना हौला रखे और पाकिस्तान के दोस्तों की सफ़ में खड़ा हो जाए, या ना कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही इग्नोर करे। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वैसे इसकी क्या वजह नज़र आती है इमरान साहब कि अभी तक तो हम नहीं देख रहे कि बहुत ख़ास इस सिलसिले में हुकूमत को कामयाबी मिली हो, कोई इन्वेस्टमेंट आई हो प्रैक्टिकली, और ज़्यादातर जो बल्कि दोस्त ममालिक भी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है, मशवरे दिए गए हैं कि जी आप अपना घर जो है उसको ठीक करें, पहले हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए और मामलात अपने स्टेबलाइज करें। इस तरफ ज़्यादा उनकी बातचीत रही है, लेकिन हुकूमत अभी तक तो इसमें कामयाब नहीं हो सकी। आप समझते हैं इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है अमेरिका के दौरे में? समीना देखिए, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारा अपना जो इन्वेस्टर है, क्या वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार है? क्या बिजनेसमैन अपने बिजनेस को जो एक्सपेंड कर रहे हैं? तो अगर आप देखें तो इसका जवाब नफ़ी में है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब हालात ठीक नहीं होंगे तो कौन सा बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? तो जब हमारे अपने लोग नहीं कर रहे तो दोस्त चाहे जितना भी अच्छा दोस्त हो वो कैसे करेगा? लेकिन अमेरिका का एक मामला ये है कि अमेरिकी अगर हम हुकूमत की और बतौर स्टेट बात करें तो वहाँ पे भी इस वक्त आप समझिए कि ट्रांजिशनल पीरियड है, नए इलेक्शन होने को हैं, अब ट्रंप जीते हैं या दूसरी पार्टी जीती है, जो भी जीता है फिर उसके बाद अभी कोई भी फैसला कौन चीज नहीं होगी जब तक के नई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती। ठीक बात। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, यहीं पर आज के प्रोग्राम को समेटेंगे। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।